किशोर कुणाल ने हत्यारों का पीछा स्वयं, प्लेन टेक ऑफ करना था कि पहले ही प्लेन के भीतर घुस गए। विनोद सिंह को कॉलर पकड़ के खींचते हुए बाहर, प्राण जाए पर वचन न जाए, यह उनके जिंदगी का मूल मंत्र है। और सजा हम देंगे, चाहे मुख्यमंत्री की सिफारिश हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री की सिफारिश हो जाए, वह बच नहीं सकता है। अरे दरोगा कहां गया रे, दरोगा कहां गया रे, दरोगा कहां भाग गए? के रामानुजन का कहना था कि जिस मुठभेड़ में पुलिस शहीद नहीं हुई, वह मुठभेड़ फर्जी। किशोर कुणाल साहब ने विक्रमगंज थाने को फोन किया कि कमिश्नर साहब वापस जा रहे हैं, उन्हें चौराहे पर रोक लो और उन्हें वहां ले जाओ जहां मुठभेड़ चल रही, उन्हें लाइव मुठभेड़ दिखाओ, मुठभेड़ होता कैसे है। जो गिरोह बिल्कुल दब गए थे, भागे चल रहे थे, उन्होंने तुरंत 15 ठाकुरों का नरसंहार किया। लाल बत्ती उतार दे, यदि तुम गिरफ्तार कर दोनों को नहीं लाया तो हम समझेंगे कि तुम भी बिक गया है। विनोद सिंह, विधायक विनोद सिंह। किशोर कुणाल साहब ने कहा कि ऐसा है, इस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर कर, मुझे खबर। चारा घोटाला, लालू यादव को महावीर मंदिर से बैर करने का परिणाम तुरंत मिला है। उन्हें फोन किया कि आज रात मेरा मर्डर हो जाएगा, हत्या करा दी गई। लालू यादव महावीर मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़वाना चाहते थे कि किशोर कुणाल साहब ने मंदिर का मुख्य पुजारी अयोध्या से एक दलित संत को बुलाकर बॉबी कांड का ही पूरा जिक्र मुझे किशोर कुणाल साहब से उनके मुखातिब से सुनना था। कब्रिस्तान से लाश निकल गई थी, पटना का सबसे बड़ा डॉन बात बात में हत्या कर देता था। किशोर कुणाल साहब ने रेड मरवा दी। किशोर कुणाल ने कहा, दिमाग ज्यादा खराब हो गया है क्या? अनंत सिंह की उम्र उस समय बहुत कम थी और उस समय असली सुरमा थे दिलीप सिंह। अब आप जाइए जेल और आपको रहना होगा जेल में ही। आंखों में आंसू है मेरे, क्या कहें। कल ही हमारी बातचीत हुई थी। वैसा शानदार पुलिस प्राधिकारी आजाद इतिहास में मुश्किल से 5 साल हुए। पटना के सीनियर एसपी जब बनाए गए तो वह पटना में महानायक की भूमिका में थे अक्षय। वो मुख्यमंत्री लेकर आए थे जिनकी बात कभी किशोर कुणाल ने नहीं मानी थी। पूरे पटना शहर में टेम्पो पर 4 से कोई अधिक सवारी नहीं बैठा सकता और लड़कियां टाइट कपड़े नहीं पहना करती थी। जो रंगदार बनते हैं ना, जो रंगबाज है ना, उन्हें उनके ही इलाके में अपनी बेल्ट से ठोक। अब किशोर कुणाल साहब को लगा कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई। अब उन्होंने जवाब क्या दिया, यह भी जानकर आप चौंक जाएंगे। 29 दिसंबर 2024, जब आज हम लाइव सिटीज पॉडकास्ट के स्टूडियो में बैठे हैं, तो एक बहुत दुखद खबर आज जो हुआ, आचार्य किशोर कुणाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा परिवार मर्माहत है और अब आज उनकी कहानियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ज्ञानेश्वर सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अक्षय। उनकी पुलिसिंग, उनका काम पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश में एक मिसाल साबित हुआ। उनकी राम भक्ति, राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका और जो केस इतने साल चला उसमें उनका योगदान, और इन सारी बातों पर, उनके जीवन पर चर्चा करेंगे ज्ञानेश्वर सर के साथ। उनकी पुलिसिंग को जब ज्ञानेश्वर सर ने पढ़ा है, उससे सीखा है, उन कहानियों को भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सर, कहां से शुरू किया जाए इस सफर? देखिए अक्षय, आज बहुत ही दुखद दिन है और क्या कहूं। जब मैं सुबह दुनिया को यह बता रहा था कि आचार्य किशोर कुणाल साहब नहीं रहे, जब मैं टाइप कर रहा था तो मेरी अंगुलियां कांप रही थी। कल ही हमारी बातचीत हुई थी और 30 दिसंबर को, मतलब कल सोमवार को, हमें उनके साथ पॉडकास्ट करना था। यह पिछले हफ्ते ही निर्धारित था, बुधवार को, लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई थी। इतनी भी खराब नहीं थी। कल उन्होंने कहा था 1-2 दिन और देखिए, किशोर कुणाल साहब एक शानदार आईपीएस ऑफिसर और एक उतने ही बड़े राम भक्त, हनुमान भक्त, महावीर मंदिर पटना। क्या कहें, कैसे उनका चला जाना हुआ, वह तो बिल्कुल ठीक थे। और देखिए, किशोर कुणाल साहब को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो किशोर कुणाल की जिंदगी स्वांतः सुखाई खुद के सुख के लिए नहीं थी।
उन्होंने सदैव समाज को दिया, उन्होंने बिहार को दिया। महावीर मंदिर देख रहे हैं आप, कैसे कायाकल्प हुआ। महावीर वात्सल्य अस्पताल देख रहे हैं आप, महावीर कैंसर अस्पताल देख रहे हैं आप, और न जाने कितने काम। भूखों को खाना खिलाना, गरीबों को देखना। किशोर कुणाल साहब ने जिंदगी में कभी किसी को तुम कहा हो, मुझे याद नहीं। और देखिए, ठंड उन्हें लगती थी, लेकिन ठंड उनकी जान ले लेगी। पटना में ठंड अभी इतनी पड़ी भी नहीं है। वह कह रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इसके बाद भुवनेश्वर जाऊंगा, कुछ दिनों तक रहूंगा, वहां का मौसम ठीक रहता है। मुझे लगता है किशोर कुणाल साहब का चले जाना, जितने बड़े हुए राम भक्त, हनुमान भक्त, यमराज जी महाराज को लगा कि ये जो नरक लोक है, यहां राक्षसों का तांडव चल रहा है, और इन राक्षसों का तांडव जो है नरक लोक में, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए किशोर कुणाल साहब को बुला लेना आवश्यक है। और किशोर कुणाल साहब को उन्होंने बुला लिया। किशोर कुणाल साहब की बहुत शोहरत थी। जब प्रत्येक साल पद्मश्री की लिस्ट जारी होती थी तो मैं नाम देखता था और मुझे निराशा होती थी, किशोर कुणाल इसमें नहीं है। किशोर कुणाल क्या कहें। देखिए, उनकी मौत भी, मृत्यु भी, जब कार्डियक अरेस्ट के बाद वह पहुंचे महावीर अस्पताल में, उन्होंने अस्पताल बनाया समाज सेवा, महावीर मंदिर में मिल रहे दान से। वह कहा करते थे, जो अस्पताल स्वयं का इलाज नहीं कर सकता, वह दूसरों का भी नहीं कर सकता। वह भी कल रात को जा सकते थे पटना के दूसरे बड़े अस्पताल में, लेकिन उन्हें भरोसा था कि नहीं, हमारे अस्पताल में भी बेहतर इलाज है भी। यह दुनिया कबूलती है। देखिए, अब तो अंतिम सांस उन्हें लेना था, भगवान ने बुला लिया था, तो ये बात ही दूसरी है। तो सच्ची श्रद्धांजलि, आंखों में आंसू है मेरे, क्या कहें। मतलब इतना ख्याल रखने वाले, इतना सम्मान देने वाले। पहले तो लगातार बातचीत हो जाती थी, बीच में उन्हें लगने लगा था कि मैं ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ, तो उन्हें कोई बात पूछनी होती थी तो मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक से कहा करते थे, ज्ञानेश्वर जी को जब वक्त मिले पूछ लेना और मुझे बता देना। ये अक्षय क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते हैं, निःशब्द। और आप बात कर रहे हैं उनके आईपीएस होने की। वैसा शानदार पुलिस पदाधिकारी आजाद इतिहास में मुश्किल से 5-7 हुए होंगे, मुश्किल से 5-7 हुए होंगे। मतलब आप, और देखिए, किशोर कुणाल साहब को आपने देखा है, कहीं आपने देखा कि वह पुलिस पदाधिकारी लगते थे? वह तब भी नहीं लगते थे, लंबाई भी इतनी नहीं थी। लेकिन पटना के सीनियर एसपी जब बनाए गए तो वह पटना में महानायक की भूमिका में थे, महानायक की भूमिका में थे अक्षय। और आपको मैं बताऊं कि पटना में तब मुख्यमंत्री को और बड़े बड़े सीनियर स्टार को देखने के लिए उतनी भीड़ नहीं लगती थी। जब किशोर कुणाल सड़कों पर होते थे, उतनी भीड़ लग जाया करती थी। सर, एक बात जोड़ते चले, हम अपने पापा से किशोर कुणाल का जिक्र सुने हैं, और जब हम उनसे सामने से मिले तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि इतना विनम्र व्यक्ति और इनके काम, जो इनका पुलिसिंग था, जो इनका जिस तरह से जो गुंडे बदमाश इनके नाम से खौफ खाते थे उस दौर में, तो हम वही, मुझे बड़ा सुनकर आश्चर्य लगा कि इतना पोलाइट बोलने वाला आदमी कैसे पटना को साफ करने का एक इतना बड़ा अभियान। पटना ही नहीं, जहां वे रहे। देखिए, वह कहते थे 2 ही श्रेणी के लोग होते हैं, एक जो कानून को मानता है और दूसरा जो अपराधी है। देखिए, जब वह पटना के सीनियर एसपी बने थे तो उन्होंने एक निर्देशिका प्रकाशित करवाई थी अखबारों में,
और पटना के सीनियर एसपी जब वे हुए, आप उस वक्त किसी थाने में फोन करते, मान लीजिए आपने कोतवाली थाने को फोन किया, मोबाइल का जमाना तो था नहीं, और देखिए वो मुख्यमंत्री लेकर आए थे जिनकी बात कभी किशोर कुणाल ने नहीं मानी थी पटना को ठीक करने के लिए। तो कोतवाली थाना को आप फोन करते थे, कोतवाली थाना से कहा जाता, श्रीमान मैं कोतवाली थाने से बोल रहा हूं, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? मुझे आपसे कोई सेवा, आपको मुझसे कोई सेवा चाहिए? तो ये विनम्रता उन्होंने ला दी थी। और किशोर कुणाल की हनक, कानून की हनक इतनी थी अक्षय कि उन दिनों में बिना बताए, देखिए कानून का राज स्थापित हो गया था। पूरे पटना शहर में टेम्पो पर 4 से कोई अधिक सवारी नहीं बैठा सकता था, नहीं बैठा सकता था। कोई मोटरसाइकिल और स्कूटर पर 2 से अधिक सवारी लेकर नहीं चलता था। और लड़कियां टाइट कपड़े नहीं पहना करती थी, लड़कियां टाइट कपड़े नहीं पहना करती थी, लड़के बड़े बाल नहीं रखा करते थे, और सिनेमा हॉल में काला बाजारी बंद हो गई थी, ट्रैफिक पोस्ट पर घुसखोरी बंद हो गई थी। और किशोर कुणाल ऐसे कि बस में आम आदमी की तरह सवार हो जाते थे और जाकर देखते थे कि कहां क्या हो रहा है। और सीधा सीधा संदेश था। जो रंगदार बनते हैं ना, जो रंगबाज है ना, उन्हें उनके ही इलाके में अपनी बेल्ट से ठोको, उनके ही इलाके में, ताकि उनका जो भूत, जो उनका हौवा खड़ा है, वहीं उसे ढेर कर दो। देखिए किशोर कुणाल जब पटना के सीनियर एसपी बनकर आए तो फतुहा में, अच्छा, बहुत प्राचीन कबीर मठ है, हाँ, उसके महंत की हत्या हो गई। अच्छा, और यह महंत की लड़ाई का परिणाम था। किशोर कुणाल ने हत्यारों का पीछा स्वयं पटना से लेकर बिहार से तक किया, और इस तरीके से किया कि पूछिए मत। परिणाम यह रहा कि जिन लोगों ने हत्या कराई थी उन्हें न्यायालय में आत्मसमर्पण करना पड़ा, और इसके बाद जो उन्हें सजा मिली। देखिए किशोर कुणाल किस कांड को लेकर, किस कांड के अनुसंधान और उद्भेदन को लेकर चर्चित हुए, बॉबी कांड। हाँ, बॉबी कांड की चर्चा बहुत विस्तार से करनी होगी, कभी बहुत विस्तार से कर भी देंगे। और बॉबी कांड का ही पूरा जिक्र मुझे किशोर कुणाल साहब से उनके मुखारबिन से सुनना था। तो किशोर कुणाल साहब, हमने कहा महंत की हत्या हुई। जब वे पटना आए तो राजन पटना का सबसे बड़ा डॉन था, जक्कनपुर इलाके का, बात बात में हत्या कर देता था, और उसे पकड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता था। तो किशोर कुणाल ने कहा सबसे पहले राजन को ढेर करो। कुछ ही दिन हुए थे, मुझे याद है जब मैंने पढ़ा है, किशोर कुणाल साहब पटना कॉलेज के पास पेट्रोलिंग पर थे। अच्छा, सचिवालय के डीएसपी ने या एसओचओ ने वायरलेस पर मैसेज दिया कि राजन की जानकारी मिल गई है। उन्होंने कहा तुरंत कूच करो, स्वयं भी कूच कर गए। देखिए ऑफिशियल वर्जन यह है कि वो नहीं गए वहां, लेकिन हमारी जानकारी कहती है कि वो स्वयं गए थे। और राजन के घर में शादी थी, और शादी वाले घर में किशोर कुणाल साहब के नेतृत्व में लोग सिल्क का कुर्ता और पीली धोती पहनकर पुलिस वाले प्रवेश कर गए। समझा ही नहीं राजन के परिवार के लोगों ने कि पुलिस आ गई है, और गोलियां चली और वह ढेर, पटना शांत। और यह वह राजन सिन्हा था। देखिए किशोर कुणाल साहब की जिंदगी में महावीर मंदिर बहुत करीब से है। तो ये राजन, हाँ, जो पटना का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था, उसने कुछ दिन पहले ही महावीर मंदिर के पास 2 लोगों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि शक था कि उसने पुलिस को मुखबिरी की है। अच्छा, ठीक है। तो किशोर कुणाल साहब, देखिए किशोर कुणाल के सामने कानून के अलावा किसी दूसरे का चल ही नहीं सकता था। पटना का चाणक्य होटल, हाँ,
आपको आज भी देखते हैं। एक जगदीशपुर के विधायक हुए वीर बहादुर सिंह। अच्छा। ठीक है ना। तो वीर बहादुर सिंह, वह जगदीशपुर जिसे वीर कुंवर सिंह के नाम से जानते हैं। हाँ। तो वीर बहादुर सिंह ऐसे थे जो बात बात में हत्या कर देते थे। और पहली हत्या उन्होंने इसलिए की थी, विधायक बन गए थे, कि चलती हुई ट्रेन में, विधायक बनने के पहले टीटी ने टिकट मांग लिया था। अच्छा। तो टिकट मांगा तो वीर बहादुर सिंह ने उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया। तो वीर बहादुर सिंह ने चाणक्य होटल पर कब्जा कर लिया। अच्छा। कब्जा कर लिया। किशोर कुणाल को जानकारी मिली जब वह पटना के एसएसपी बने कि यह तो कब्जा है भाई। तो किशोर कुणाल ने कहा, सचिवालय के एसएचओ हुआ करते थे कनिष्क कुमार सिंह, कि उसे जाकर कहो कि होटल तुरंत खाली करे। तो वीर बहादुर सिंह को लगा पुलिस आ गई मुझसे होटल खाली कराने। तो किशोर कुणाल का आदेश था, एसएचओ ने कहा कि खाली तो करना होगा। तो वीर बहादुर सिंह ने कहा एसएचओ को, तुम्हें पता है मैं मुद्दई नहीं बनता हूं, मैं मुद्दालह बनता हूं। मतलब मैं एक्यूज बनता हूं, कंप्लेनेंट नहीं बनता हूं। और हमने इतनी हत्याएं अब तक कर रखी है, तो तुम्हारी भी कर देंगे। मतलब एसएचओ को कह रहा है कि तुम्हें भी मार डालेंगे। और तुम्हें इसका मौका देंगे ही नहीं कि तुम हमारे खिलाफ थाने में शिकायत लिख सको। क्यों भाई? तो तुम थाने में शिकायत लिखोगे तो मुझे कोर्ट कचहरी में दौड़ लगानी होगी, और जब तुम्हें मार ही डालेंगे तुम रहोगे ही नहीं, तो देखा जाएगा इतनी हत्याओं का मुकदमा है ही तो और भी जुड़ जाएगा। तो कनिष्क कुमार सिंह ने किशोर कुणाल को कहा। किशोर कुणाल ने कहा, दिमाग ज्यादा खराब हो गया है क्या? कल सुबह 9 बजे तक होटल खाली होगा। अब तो माननीय विधायक, लेकिन किशोर कुणाल का निर्देश, अब वह कहे कि हम होटल खाली ही नहीं करेंगे। किशोर कुणाल ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कीजिए। हाँ कीजिए, चाहे 22 मर्डर किया है चाहे 24 मर्डर किया है। और सुबह वह वीर बहादुर सिंह जिसके नाम से बिहार कांपता था, धक्का देकर होटल से बाहर निकाल दिया गया और कानून का शिकंजा कस गया। तो यह किशोर कुणाल। देखिए, आज आप लोग बहुत अनंत सिंह का नाम सुनते हैं। अनंत सिंह की उम्र उस समय बहुत कम थी। और उस समय असली सुरमा थे दिलीप सिंह। अच्छा। अनंत सिंह के बड़े भाई, जो मोकामा के विधायक भी बने, बिहार सरकार में मंत्री भी बने। तो किशोर कुणाल जब अपराध समीक्षा बैठक करें तो दिलीप सिंह का जिक्र हो, लेकिन कोई छूने की हिम्मत ही नहीं करता था। तो किशोर कुणाल को गुस्सा चढ़ा कि ये क्या है भाई। तो किशोर कुणाल ने कहा, ना इसे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन देखिए क्या सेटिंग थी, या अधीनस्थ मिले हुए थे। किशोर कुणाल को जाना था दिल्ली। ठीक है। हवाई जहाज का वक्त हो रहा था, वह ऑफिस से निकलने वाले थे, तभी कुछ पुलिस पदाधिकारी दिलीप सिंह को गिरफ्त में लेकर उनके कार्यालय पहुंच गए और कहा गया कि इन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अच्छा। तो किशोर कुणाल ने गुस्से में कहा कि अच्छा ये तमाशा है, तुम्हें यह वक्त मिला कि जब मुझे हवाई जहाज पकड़ना है, फ्लाइट मेरी छूट रही है, तब इन्हें लेकर मेरे सामने आए हो। फिर वहीं उन्होंने कुछ लानत मलानत की और कहा कि बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं दिलीप सिंह आप, अब आप जाइए जेल और आपको रहना होगा जेल में ही। फिर वह जेल की हवा ही काटते रह गए। तो किशोर कुणाल की कहानियों का अंत तो हो ही नहीं सकता है। आपको बताएं, एक बार क्या हुआ कि किशोर कुणाल को खबर मिली कि पटना में जुए के ठिकाने पर जुआ खेला जा रहा है। ठीक है। तो उस जमाने में जुआ पटना में या बिहार में बेलेबल सेक्शन में था। अच्छा। और गुजरात से आए थे, मूल कैडर तो किशोर कुणाल का गुजरात थी। वहां नॉट बेलेबल था। अच्छा। तो किशोर कुणाल साहब ने 30 लोगों को उस जुए के अड्डे से गिरफ्तार कराया।
कहाँ हुआ करता सर पटना में अड्डा? कई अड्डे हुआ करते थे, सिटी का इलाका था। अच्छा, ठीक है, सिटी का इलाका था। और 1,30,000 रुपयों की जब्ती हुई। कुछ लोग शराब भी पिए हुए थे। हाँ। अब यह हंगामा हो गया, इसमें बड़े बड़े लोग थे, हंगामा हो गया। तो इसमें डीआईजी साहब कूद पड़े और इसमें पटना सिटी के सत्ताधारी पार्टी के एक नेताजी भी थे, अध्यक्ष भी थे। अगले दिन मुख्यमंत्री दिल्ली से पटना आए तो उन्हें सत्ताधारी पक्ष के कुछ नेताओं ने कहा कि इस तरीके से किशोर कुणाल लेकर आया है। उन्होंने तुरंत डीआईजी को हिदायत दी कि जब जमानती धारा में पकड़े गए तो क्यों नहीं छोड़ा जाता है। तो डीआईजी साहब ने गुस्से में सीनियर एसपी को कहा, किशोर कुणाल को, तो इन्होंने कहा कि छूटेगा तो नहीं, छूटेगा तो नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं छूटेगा, ये तो जमानती है। तो उन्होंने कहा कानून अपना काम करेगा, थाना किसी को जमानत नहीं देगा। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि सभी को शुक्रवार के शाम में इस वक्त जेल भिजवाया कि शनिवार रविवार को अदालत की बंदी हो गई। तो मुख्यमंत्री कहते रह गए, डीआईजी साहब कहते रह गए, कोई फर्क। एक और सुन लीजिए, होम सेक्रेटरी थे अभिमन्यु सिंह साहब। अच्छा। वह किसी दिन पटना की बंगला चौराहे से गुजर रहे होंगे। हाँ। तो उन्होंने देखा कि 2 व्यक्तियों को कमर में रस्सा बांधकर खुली सड़क पर ले जाया जा रहा है। याद रखिएगा, हमने क्या कहा था कि किशोर कुणाल ने अपने सबऑर्डिनेट्स को कहा था कि जो रंगबाज हैं और जो अपने को सुरमा मानते हैं उनको उनके ही क्षेत्र में बेटन से ठीक कर दो। हाँ। तो अभिमन्यु सिंह ने जब देखा, वे होम सेक्रेटरी थे, सबसे बड़े पदाधिकारी, तो उन्होंने सीनियर एसपी को पत्र लिख दिया, यह क्या मजाक है कि कमर में रस्सा बांधकर खुली सड़क पर। अब किशोर कुणाल साहब को लगा कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई। हाँ। अब उन्होंने जवाब क्या दिया, यह भी जानकर आप चौंक जाएंगे। हाँ। उन्होंने जवाब दिया होम सेक्रेटरी साहब को हाँ। कि ऐसा है श्रीमान, आपके संज्ञान में यह होना चाहिए कि पटना के डाकबंगला चौराहे के पास ही बांकीपुर जेल है। तब बांकीपुर जेल ही हुआ करता था। हाँ। और जिन बंदियों को ले जाया जा रहा था वह बंदी कोतवाली थाना द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। हाँ। अदालत से पेशी के बाद उन्हें जेल पहुंचाना था। हाँ। तो कोतवाली से करीब ही और पटना डाकबंगला चौराहे पर आवागमन अधिक होता है, हाँ। उसमें भागने की संभावना बनी रहती है। हाँ। इसलिए ईंधन भी बचे, इसलिए दोनों को हम पैदल लेकर जा रहे थे। अब इसका जवाब क्या देते, ईंधन की बचत के लिए भी हम पैदल लेकर जा रहे हैं। पटना का अप्सरा होटल हाँ। कदम कुआं में है, आपने देखा होगा। हाँ। वहां सुरसुरा का खेल बहुत हुआ करता था। अच्छा। नाच गाना नहीं, मतलब सब तरीके का, शराब शवाब सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। बड़े रईस लोग जुटते थे। अच्छा। तो एक दिन खबर मिली, किशोर कुणाल साहब ने रेड मरवा दी। हाँ। और एक मंत्री जी इस तरीके से सीढ़ियों से कूदते छरपते भागे थे ना कि पूछिए मत, पूछिए। और देखिए, जिस बॉबी कांड की बात 1983 की ये बात, सर साल 80 का है। 80 और उसके आगे समझे, जिसकी बात करते हैं आप। और देखिए, बहुत सारे मामलों में वह कहते थे, जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से उनकी नहीं भी बनी, जब हम आपको रोहतास एसपी का किस्सा सुनाएंगे तो मालूम होगा। हाँ। पटना में इनके ही वक्त हाँ। चंद्रशेखर सिंह में मुख्यमंत्री बने। अच्छा। तो इन्होंने यह देखा कि देखिए, ये जो नौकरशाही के लोग हैं, अफसरशाही के लोग हैं, ये कैसे बदलते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा हटे और चंद्रशेखर सिंह बन गए मुख्यमंत्री। तो जो कल तक सैल्यूट करते थे जगन्नाथ मिश्रा को, और जो जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा बनाए गए टॉप पुलिस ऑफिशियल्स थे, सबसे पहले इस कोशिश में लग गए कि कैसे जगन्नाथ मिश्रा की सुरक्षा कम कर दी जाए। तो इसके लिए बड़ी बैठक हुई। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो उनसे राय ली गई तो कि भाई मतलब जगन्नाथ मिश्रा की सुरक्षा कैसे कम हो और नए मुख्यमंत्री की सुरक्षा कैसे अधिक हो। हाँ। तो किशोर कुणाल ने कहा कि देखिए, प्राथमिकता यह है कि नए मुख्यमंत्री की सुरक्षा। अब ये 24 घंटे के भीतर ही इसके लिए इतनी हाय तौबा क्यों मची है कि जगन्नाथ मिश्रा की सुरक्षा कम कर दे। तो वो मतलब दूसरे किस्म के पुलिस प्राधिकारी। हाँ। देखिए, मैं कह रहा था बॉबी कांड 1983 की बात है। वह मसौरी से लौटे थे। हाँ।
कहे ना, पूरा पॉडकास्ट तो इसी पर होना था, पूरा पॉडकास्ट इसी पर होना था। वे मसौरी से लौटे थे और उन्हें हेमेंद्र नारायण, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने खबर दी कि ऐसी ऐसी कोई मौत हुई है। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से पूछा, किसी को जानकारी ही नहीं। 2 दिनों के बाद आज अखबार में सुरेंद्र किशोर ने, और प्रदीप था उस जमाने में, शायद परशुराम शर्मा ने खबर छाप दी, हाँ प्रदीप ही था, कि इस तरीके से बॉबी, जिसका नाम श्वेत निशा था, विधानमंडल में काम करती थी। तो इसके बाद किशोर कुणाल साहब एक्टिव। आपको मालूम होना चाहिए, कब्रिस्तान से लाश निकाली गई थी। टाइपिस्ट थी वहां पे, और उनका लाश यही विधानसभा के बिल्कुल। और हाँ, तो कब्रिस्तान से लाश निकाली गई थी, और इसके बाद अनुसंधान लिखे तमाम राजनेता इसमें नंगा हो रहे थे, और क्या क्या दबाव नहीं था। लेकिन लगा कि किशोर कुणाल यदि जांच करते रहेंगे तो किशोर कुणाल किसी को छोड़ेंगे नहीं। यह जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी, और फिर सीबीआई ने पूरा लाल पीला कर काम खत्म कर दिया। किशोर कुणाल ने जब किताब लिखी है दमन तक्षकों का, उसमें भी इसका जिक्र किया है। और सुरेंद्र किशोर, जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, समझे, जिन्हें हम डिक्शनरी ऑफ बिहार कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बिहार कहते हैं, पद्मश्री से भी नवाजे गए, आज ही उन्होंने किशोर कुणाल साहब के निधन के बाद पोस्ट किया है कि यदि किशोर कुणाल जैसे पुलिस पदाधिकारी न होते तो बॉबी कांड की खबर छापने को लेकर मैं जेल चला गया होता। और देखिए कितने मानवीय थे। सुरेंद्र किशोर ने ही आज लिखा कि मेरी पत्नी और उनके साथ एक और महिला रात को बाबा धाम से पटना लौटी, और वह मजिस्ट्रेट कॉलोनी में रहते थे। तो यह देखिए, किशोर कुणाल साहब जब महावीर मंदिर को देखने लगे, आईपीएस की नौकरी छोड़ दी, तब का किस्सा है, लेकिन यहीं से सुना देना आवश्यक है। सुरेंद्र किशोर ने आज लिखा कि लेकिन मजिस्ट्रेट कॉलोनी उस वक्त जाना रात को न सुरक्षित था और न गाड़ी मिलती थी। ठीक है, तो दोनों महिलाएं महावीर मंदिर की सीढ़ी पर रात के 11 बजे के आसपास बैठ गई। किशोर कुणाल साहब कहीं से आ गए, उन्होंने 2 महिलाओं को बैठा देखा सीढ़ियों पर। तो किशोर कुणाल ने पूछा कि आप लोग यहां क्या कर रही हैं बहन जी अभी, और उनके साथ सीढ़ियों पर बैठ गए। प्रसाद मांग लिया। जब मंदिर आई हैं तो मंदिर का दर्शन किया ही होगा। तो महिलाओं ने अपनी बात सुनाई। यह भी नहीं बताया महिलाओं ने कि मैं सुरेंद्र किशोर की पत्नी हूं, और उन्होंने पूछा भी नहीं। तो किशोर कुणाल को लगा कि रात भर सीढ़ी पर बैठे रहना भी ठीक नहीं है। उन्होंने एक टेम्पो वाले को बुलाया और कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस अपना दो मुझे, और गाड़ी का कागज दे दो, और इन दोनों महिलाओं को इनके घर तक पहुंचा कराओ, और फिर वापस ले लेना। अब चूंकि किशोर कुणाल साहब की पहचान महावीर मंदिर से तो बन ही गई थी, सभी जानते थे। तो उन दोनों महिलाओं से टेम्पो ड्राइवर ने रास्ते में पूछा कि कुणाल साहब आपके कौन लगते हैं। अब जब कुणाल साहब ने भेजा है तो कौन कुछ गलत कर सकता है। तो इन महिलाओं ने कह दिया मेरे भाई लगते हैं। ठीक है, जबकि कोई लगते नहीं थे। हाँ, कोई लगते नहीं थे। तो ये कुणाल साहब का, और आपको कहें, देखिए आप जानकर आश्चर्य करेंगे अक्षय, यूएन विश्वास, चारा घोटाला। ये किशोर कुणाल मानते हैं ये कि लालू यादव को महावीर मंदिर से बैर करने का परिणाम तुरंत मिला है। लालू यादव महावीर मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़वाना चाहते थे। अच्छा। और इसके लिए टुकड़ी लेकर पहुंचे थे, भिजवाया था। किशोर कुणाल बिल्कुल खड़े हो गए थे, और 2 दिनों के बाद ही लालू यादव चारा घोटाले में फंस गए। एक बात आपको और बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, किशोर कुणाल साहब की बेटी की शादी, सायन की शादी अशोक चौधरी की बेटी से हुई। तो यह तो स्पष्ट है कि किशोर कुणाल साहब जाति नहीं मानते थे। बिल्कुल। लालू यादव ने एक बार कोशिश की महावीर मंदिर के राजनीतिकरण करने की। अच्छा। और किस रूप में राजनीतिकरण करना चाहते थे? महावीर मंदिर में वह रमई राम मंत्री जी
हाँ, मुजफ्फरपुर वाले हैं। हाँ, हाँ, तो रमई राम को वह सर्वे सर्वा बना देना चाहते थे। अच्छा, तो किशोर कुणाल को लगा कि देखिए, किसी दलित का मंदिर में कुछ बन जाना, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन मंदिर का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हाँ, तो किशोर कुणाल ने क्या किया, यह प्रयोग और यह साहसिक फैसला कि किशोर कुणाल साहब ने मंदिर का मुख्य पुजारी अयोध्या से एक दलित संत को बुलाकर बना दिया। तब लालू यादव के प्रकोप से महावीर मंदिर बचा। और देखिए, जब चारा घोटाले में फंसे थे, सीबीआई जांच कर रही थी, हाँ, किशोर कुणाल सीआईएसएफ में चले गए थे। ठीक है ना, पटना के सीनियर एसपी नहीं थे, अब हाँ, सीआईएसएफ में चले गए थे, पटना में ही तैनात थे। अच्छा, तो किशोर कुणाल ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है हाँ, कि पटना के जो तत्कालीन सीबीआई के डीआईजी थे, चारा घोटाले की जांच सीबीआई कर रही थी, वह लालू यादव के पक्ष में थे। अच्छा, लेकिन ज्वाइंट डायरेक्टर यूएन विश्वास, जो बंगाल से आए थे, बंगाली, हाँ, ठीक है ना, वह तो बिल्कुल चारा घोटाले का हर पर्दाफाश कर रहे थे। हाँ, तो एक दिन यूएन विश्वास ने किशोर कुणाल, जो सीआईएसएफ में थे, पटना में तैनात, उन्हें फोन किया कि आज रात मेरा मर्डर हो जाएगा। अब किशोर कुणाल को लगा कि मैं क्या करूं इसमें, यह उनके क्षेत्राधिकार की बात नहीं। हाँ, तो किशोर कुणाल ने कहा यूएन विश्वास को, ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई को, चारा घोटाले के मुख्य अनुसंधानकर्ता को, कि आप इस संबंध में तुरंत सीनियर एसपी और डीएम से बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है, कोई इसका लाभ नहीं होगा। तो किशोर कुणाल को बात समझ में आ गई कि सरकार तो भाई लालू यादव की है, हाँ, राबड़ी देवी की है, तो फिर कहां। तो यह निराशा। तो किशोर कुणाल ने कहा हम तो कर ही नहीं सकते हैं मदद। तो किशोर कुणाल को इस बात का स्मरण हुआ कि पटना में सीआरपीएफ भी तैनात है, हाँ, और सीआरपीएफ जो है, चूंकि सीबीआई के अधिकारी हैं, उनकी मदद तो कर ही सकता है। हाँ, तो श्री नारायण मिश्रा, जो बाद में बिहार के डीजीपी भी हुए, उस समय में आईजी सीआरपीएफ थे। अच्छा, तो किशोर कुणाल ने नारायण मिश्रा को कहा कि देखिए, इस तरीके से यूएन विश्वास साहब की जिंदगी खतरे में है, उन्हें कुछ इस बात की जानकारी है कि आज रात में मर्डर हो सकता है, तो उनकी हिफाजत की व्यवस्था आप करा दीजिए। आप तो केंद्रीय प्राधिकारियों को सुरक्षा दे ही सकते हैं। हाँ, लेकिन नारायण मिश्रा ने कहा ना, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा, तुम भी मत पड़ो, तुम भी मत पड़ो। हाँ, ये राजनीतिक मामला है, ये राजनीतिक मामला है, इसमें हम लोगों को दखल देना उचित नहीं होगा। अब नारायण मिश्रा से भी निराशा मिली। किशोर कुणाल साहब देखिए, जो भगवान को मानने वाले, इतना सात्विक जीवन, सुबह बिना पूजा कुछ ग्रहण नहीं करना। तो किशोर कुणाल को लगा कि भाई मैं इस तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, चुप बैठ गया, और कहीं रात में यूएन विश्वास का मर्डर हो जाता है, तो मैं जिंदगी में खुद को माफ कर पाऊंगा। तो उन्होंने यूएन विश्वास को फोन किया और पूछा कि आप कहां पटना में रह रहे हैं। तो मालूम हुआ बोर्डिंग रोड चौराहे पर बीसीसीएल का गेस्ट हाउस है, हाँ, वहां हम रहते हैं। हाँ, तो किशोर कुणाल के दिमाग में एक जुगाड़ बुद्धि आई हाँ, कि जो सीआईएसएफ है ना, वो प्लांट में, जो बड़े प्लांट्स हैं भारत सरकार के, बीसीसीएल, बीएसएल, जितने भी बड़े प्लांट्स हैं, चाहे भेल हो, सेल हो, वहां इनकी तैनाती होती है। हाँ, हाँ, तो इन्होंने कहा कि आप बीसीसीएल के एमडी को कहिए कि वो है एक पत्र लिख दे कि पटना के बीसीसीएल गेस्ट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, हम तुरंत जो पटना में हमारी यूनिट है उसे हम। तो यूएन विश्वास ने कहा ये तो हो जाएगा। तो यूएन विश्वास ने फोन किया बीसीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर को। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि 2 घंटे में चिट्ठी भेज रहे हैं। वहां सीआईएसएफ तैनात थी। हाँ, तो लेकिन 2 घंटे में क्या, 4 घंटे में भी चिट्ठी नहीं आई। अब यहां भी निराशा हाथ लगी। तो यूएन विश्वास ने कहा कि अब तो तुम ही बचा सकते हो, नहीं तो रात में कुछ भी हो सकता है। अब क्या करें। हाँ, वही भाव कि इन्होंने मुझे बता दिया है रात में कुछ हो जाता है,
तो मैं अपने को माफ कर पाऊंगा क्या? तो इन्होंने पटना में तैनात सीआईएसएफ की यूनिट से कहा कि तुम जो पटना में यहां वहां हो तो ट्रांसफर कैसे करते हो ड्यूटी में, ड्यूटी आवर में? तो हुआ ऐसे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जब एक यूनिट ट्रांसफर हो रही होगी तो रात को यहां ठहर जाना बोरिंग रोड चौराहे पर। अच्छा। बोरिंग रोड चौराहे पर। और विलंब का कारण बाद में बताया जाएगा कि पहुंचने में देरी क्यों हुई। और ऐसी ऐसी सूचना है, हाँ। यदि कोई अपराधी गिरोह आ जाए हाँ। और वह कोई कोशिश करे हाँ। तो हवा में गोली चला देना। अच्छा। हवा में गोली चला देना। अब देखिए सीआईएसएफ तो ऐसे क्यों गोली चलाएगी, लेकिन जब हवा में गोली आप चलाएंगे, मुठभेड़ की नौबत आ जाएगी, तो फिर आपको बताना होगा कि आप वहां क्यों थे, उस वक्त क्यों थे, क्योंकि वह स्टेट की पुलिस नहीं है और सीआरपीएफ भी उस रूप में सुरक्षा में तैनात नहीं है। हाँ। सीआईएसएफ की तैनाती भी नहीं की गई। हाँ। तो इन्होंने कहा कि देखो, मैं इस बात की जिम्मेवारी लेता हूं कि यदि ऐसी कोई परिस्थिति हुई कि हवा में गोली चलाना पड़ा, हाँ। अपराधी तो भागी जाएंगे, तो फिर यह रिपोर्ट लिखा दी जाएगी कि वहां गाड़ी खराब हो गई थी, हम लोग यहां थे, उसी वक्त अपराधियों का धावा हुआ तो हमने हवा में गोली चलाकर अपराधियों को भगाया। तो इस तरीके से यूएन विश्वास की जान उन्होंने बचाई। तो किशोर कुणाल साहब, देखिए, महावीर कैंसर अस्पताल को तो रीजनल हॉस्पिटल बनना था, मतलब, लेकिन उसमें भी देखिए इनके पीछे कौन कौन लोग नहीं लगे और कितनी कहानियां हैं। देखिए, यदि आपको हम बताएं रोहतास के हाँ। एसपी के रूप में, हाँ। जब ये रोहतास गए अक्षय, हाँ। तो रोहतास उस समय 10 गिरोहों के लिए कुख्यात था और इतने संघार, इतनी डकैतियां होती थी कि पूछिए मत। और सबसे कठिन जिला, इसलिए इनकी तैनाती भी की गई थी। हर महीने करीब 100 डकैतियां होती थी। तो इन्होंने वहां पहुंचने के बाद पुराने कांडों की समीक्षा शुरू की और इन्होंने महसूस किया कि यहां तो जो पुलिस है ना, वह बिल्कुल निठल्ला हो गई है, डरपोक हो गई है। उन्होंने यह देखा कि किसी जहां डकैती हुई थी, उस कांड की समीक्षा के दौरान, कि जिस घर में डकैती हो रही है उसके बगल वाले घर में, उसकी छत पर बीएमपी के जवान सुरक्षा के लिए तैनात थे। और जिस घर में डकैती हो रही है, वहां के लोगों ने जब बगल वाले घर में तैनात बीएमपी के जवानों से कहा बचाओ बचाओ, तो इन बीएमपी के जवानों ने कहा कि तुम्हारे बचाने के लिए हम यहां नहीं खड़े हैं, हम गोली नहीं चलाएंगे, एक गोली में 45 रुपए खर्च होता है, भागो 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 भागो। तो किशोर कुणाल को आश्चर्य हुआ कि अरे भाई, ये क्या है, ये तो गजब तमाशा है। तो उन्होंने वहां एक अपराधियों की निर्देशिका छपाई। अच्छा। और उसमें उस जमाने में 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के इनाम घोषित किए गए। ठीक है। उसके बाद अपराधी भागने लगे, अब सूचनाएं मिलने लगी। और देखिए, उस जमाने में मोहन बिंद अच्छा। सबसे बड़ा दस्यु गिरोह का सरगना था। रामाशीष बिंद के मारे जाने के बाद मोहन बिंद को राजा बनाया गया था। मोहन राजा भी लोग कहते थे। रामाशीष बिंद की तुलना में यह क्रूर कम था, लेकिन वारदातों को उतना ही अंजाम दे रहा था। हाँ। तो जब किशोर कुणाल ने ऑपरेशन स्टार्ट किया अक्षय, तो अब मोहन बिंद गिरोह को भी लगने लगा कि बचना मुश्किल है। तो उसने यह पहल की कि हम पूरे गिरोह के साथ सरेंडर कर देते हैं। देखिए, किशोर कुणाल साहब वचन के बहुत पक्के हैं। हाँ। यदि आपको उन्होंने वचन दे दिया, यह पूरी जिंदगी में आपको दिखेगा। तो मोहन बिंद पूरे गिरोह के साथ आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गया। पहल कर रहे थे बनवासी सेवा केंद्र के कर्ता धर्ता थे पूर्व मंत्री विपिन बिहारी सिन्हा। अच्छा। वे इस प्रस्ताव को लेकर आए किशोर कुणाल के पास कि वह आत्मसमर्पण करेगा, लेकिन उसकी 2 शर्त है। तो इन्होंने पूछा क्या शर्त है? तो एक शर्त यह है
कि हमारे परिवार वालों को सताया नहीं जाएगा, हम्म, और दूसरा कि नए मुकदमों में, झूठे मुकदमों में फंसाया नहीं जाएगा। किशोर कुणाल को लगा कि यह सब तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो बात यह हो गई कि वह उनके घर जाएगा और सरेंडर कर देगा। लेकिन किशोर कुणाल साहब नए नए बिहार में थे। उन्हें लगा कि इस बारे में मुझे डीआईजी से और मुझे पुलिस मुख्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब यह प्रस्ताव सुनते ही डीआईजी और पुलिस मुख्यालय वाले बोले यह संभव ही नहीं है। हाँ, क्यों संभव नहीं भाई? तो उन्होंने कहा कि देखिए, सरेंडर की बात आप लोग कर देंगे और वह सरेंडर नहीं करेगा तो बदनामी हो जाएगी। तुम ऐसा करो कि चुपके से उसे बुलाओ, हाँ, हाँ, और गिरफ्तार कर लो, नाम लूट लो। हाँ, गिरफ्तार कर लो। हाँ, तो किशोर कुणाल ने कहा यह तो नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह उनके जिंदगी का मूल मंत्र रहा है। तो मैं ये नहीं करूंगा। फिर ये बात बनी नहीं, और इसके बाद तो पूरी ताकत ही लगी रही कि मोहन बिन मोहन बिन मोहन बिन। और देखिए, जब सरेंडर हुआ नहीं उस टाइम, उस तुरंत नहीं हुआ, फिर तो ऑपरेशन ही चलता रहा। उस टाइम हथियार कौन से थे सर पॉपुलर पुलिस और इन लोगों के पास? नहीं, देखिए, पुलिस से लुटे हुए हथियार होते थे या सिर्फ 50 राइफल्स होते थे। राइफल्स ही थे, हाँ, अभी तक राइफल्स। मशीन गन नहीं, वो कहाँ आया था? वो कहाँ आया था 80 के दौर में? इनकाउंटर शुरू हो गए। किशोर कुणाल साहब ने इनकाउंटर शुरू कराया लगातार। हाँ, तो पटना के प्रमंडलीय आयुक्त थे के रामानुजम साहब, और सीआईडी के आईजी थे एमके झा साहब। तो के रामानुजम साहब को यह लगा, सरकार को शिकायतें पहुंचाई गई थी कि रोहतास में बहुत फर्जी मुठभेड़ हो रहे हैं। तो के रामानुजम को जांच के लिए भेजा गया। ठीक है। और वह जब पहुंचे तो ऐसा लगा कि वह किशोर कुणाल को ड्रिल करना चाहते। मतलब के रामानुजम का कहना था कि जिस मुठभेड़ में पुलिस शहीद नहीं हुई, हाँ, वह मुठभेड़ फर्जी है। तो किशोर कुणाल को लगा ये तो अटपटा बात है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कैसे मुठभेड़ होती है आपको हम बताते हैं। हाँ, तो उन्होंने मुठभेड़ की परिस्थितियों को दिखाया, और जब वह जांच कर लौट रहे थे तो विक्रमगंज पहुंचे होंगे, तो किशोर कुणाल को यह जानकारी मिली कि वहां मुठभेड़ चल रही है, वहीं आसपास कहीं। किशोर कुणाल साहब ने विक्रमगंज थाने को फोन किया कि कमिश्नर साहब वापस जा रहे हैं, उन्हें चौराहे पर रोक लो, वहां पुलिस को लगाओ और उन्हें वहां ले जाओ जहां मुठभेड़ चल रही है, उन्हें लाइव मुठभेड़ दिखाओ, मुठभेड़ होता कैसे है। ठीक है ना। हाँ, अब कमिश्नर साहब को रोक लिया गया। हाँ, कमिश्नर साहब के तो हाथ पैर फूल गए और उन्हें ले जाया गया, समझे ना। और फिर उनकी जो स्थिति हुई, हाँ, वह पूछिए मत। के रामानुजन साहब सामने से के रामानुजन साहब, देखिए, कह देना आसान होता है, हाँ, लेकिन जब मुठभेड़ के समय की स्थितियां परिस्थितियां होती हैं। और आपको बताया कि जब रोहतास में वह एसपी थे, हाँ, तो बिहार में एक बहुत ही चर्चित सीमेंट घोटाला हुआ, अच्छा, डालमिया ग्रुप का। क्या था वो? उसमें क्या होता था कि सीमेंट की बोरियां 50 किलो की होती है। हाँ, तो फैक्ट्री से ही सीमेंट, और उस समय सीमेंट जो है ना, सीमेंट जैसे जन वितरण प्रणाली की दुकानों से मिलता था या मान्यता प्राप्त दुकानों से मिलता था, इसके लिए आपको परमिट लेना होता था। अच्छा, तो 50 किलो की जगह बोरी में 40 किलो और 42 किलो ही सीमेंट हुआ करता था। तो इसकी फाइलें बहुत पहले से दबी रहती थी, शिकायतें बहुत पहले से आती थी। लेकिन किशोर कुणाल ने यह फाइल खोल दी। हाँ, और डालमिया ग्रुप इतना मजबूत ग्रुप था, जब किशोर कुणाल ने जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि तो पूरा मैनेजमेंट ही इसमें शामिल है। तो उन्होंने जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की, और बीपी जैन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे डालमिया ग्रुप के रोहतास इंडस्ट्रीज के, उन्हें मेन एक्यूज बनाया, और पीसी जैन जो जनरल मैनेजर थे, उन्हें को एक्यूज बनाया। ये तो राजा थे उस इलाके के। अब इन दोनों को लगा, डालमिया ग्रुप को लगा कि यह क्या, यह कौन सा आईपीएस आ गया। अब तक जितने आते थे वह सलामी लेते थे, और इनकी पहुंच मुख्यमंत्री तक थी। तो ये दोनों जो बीपी जैन और पीसी जैन, जिन्हें अब गिरफ्तार होना था, गिरफ्तारी का डर सता रहा था, वह
नोटों का भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने डीआईजी को बुलाया कि भाई इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं होनी चाहिए। तो डीआईजी साहब को यह निर्देशित किया गया कि इन्हें लेकर आप किशोर कुणाल रोहतास एसपी के पास जाइए। अब ये दोनों एक्यूज जिन्हें किशोर कुणाल को गिरफ्तार करना है, उसे लेकर डीआईजी साहब एसपी साहब के यहां चले गए। और किशोर कुणाल रोज सुबह पूजा करते हैं, तो मालूम हुआ कि डीआईजी साहब आए हैं, तो अभी पूजा प्रारंभ नहीं हुई थी। तो उन्हें लगा कि नहीं, पहले साहब आए हैं तो देखिए पुलिस सेवा में तो ये है ही। तो उन्होंने देखा कि दो और व्यक्ति हैं, वे मिले नहीं थे कभी, तो मालूम हुआ ये तो बीपी जैन है और ये क्या पीसी जैन है, तो इन्हें तो गिरफ्तार किया जाना है। तो डीआईजी साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे, तो कहा कि ये तो मेरे एक्यूज हैं, ये कहां है, ये तो गिरफ्तार हो गए, ये गिरफ्तार हो गए, ये गिरफ्तार हो गए। अब तो डीआईजी साहब को लगा कि भाई ये तो क्या बात है, सीएम का ऑर्डर है, मैं डीआईजी हूं और ये व्यक्ति जो मेरे साथ मेहमान की तरह आया है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, उसे कराए। तो खैर डीआईजी साहब के सामने तो गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा। लेकिन इन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूं क्या आगे क्या है। उसी रात उन्होंने एक नए सब इंस्पेक्टर को कहा कि तुम मेरी गाड़ी लेके जा, तुम मेरी गाड़ी लेके जा, इसकी लाल बत्ती उतार दे। तब लाल बत्ती लगी होती थी, लाल बत्ती उतार दे और यह समझ ले यदि तुम गिरफ्तार कर दोनों को नहीं लाया तो हम समझेंगे कि तुम भी बिक गया है और मेरी जिंदगी चलती है नमक का दरोगा के रूप में। वो कहानी याद है, नमक का दरोगा। और ये बीपी जैन और पीसी जैन गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। अक्षय, मुख्यमंत्री की सिफारिश, मुख्यमंत्री को मिली सलामी, डीआईजी का निर्देश। फिर मैं वही कह रहा हूं कि किशोर कुणाल वो पुलिस पदाधिकारी जो यह मानते थे कि दो ही लोग होते हैं, या तो कानून का पालन करने वाले या कानून को तोड़ने वाले, और कानून को तोड़ने वाले को कोई बचा नहीं सकता है। कानून को तोड़ने वाले के लिए सजा है और सजा हम देंगे, चाहे मुख्यमंत्री की सिफारिश हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री की सिफारिश हो जाए, वह बच नहीं सकता है। पलामू में भी कुणाल साहब ने सेवा दी थी। नहीं, अभी एक और आपको रोहतास की एक और कहानी सुना दें। हाँ, एक और कहानी सुना दें। एक विजय बहादुर सिंह बहुत ही बेखौफ पत्रकार हुआ करते थे। अच्छा। और वहां जो रोहतास इंडस्ट्रीज के फ्लैट थे उसमें बहुत सारे खाली थे, उसी में एक रोहतास पत्रकार संघ का दफ्तर चलता था, उसी में यह रहा करते थे और लिखा करते थे। इनको खाली कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, विवाद हुआ और इनकी हत्या करा दी गई। हत्या करा दी गई, समझे ना, विजय बहादुर सिंह की हत्या हो गई। और विजय बहादुर सिंह की जब हत्या हुई तो रात को देखिए, पूछिए मत, उसके परिवार वालों की स्थिति देखकर किशोर कुणाल साहब और पूरा शहर उमड़ पड़ा था। और यह स्पष्ट था कि शराबगी हैं जिन्होंने हत्या कराई है। और ये शराबगी साहब भी वैसे शराबगी साहब हैं जो सीधे मुख्यमंत्री से अपना नाता ही जोड़ते हैं। यह भी डालमिया ग्रुप वाले ही। तो इन्होंने कहा शराबी भी जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री बचा की पैरवी आए, चाहे कोई पैरवी आए, अब वक्त ही नहीं देना है। इन्होंने तुरंत अपनी टीम को कहा जाओ और गिरफ्तार कर लाओ। एसएचओ को तलाश रहे थे, एसएचओ मिल ही नहीं रहा था। जब इनकी टीम पहुंची तो इनकी टीम ने देखा कि शराबगी जो है वह एसएचओ भी वही बैठा है, एसएचओ भी वही बैठा है और शराबगी जो है अपनी टाई को बांध रहा है। तो किशोर कुणाल की भेजी गई टीम के पुलिस वालों ने उनकी टाई खींची, पुलिस की जीप में लादा और फिर, और जानते हैं परिणाम क्या निकला? पहले जैन, फिर शराबगी। मुख्यमंत्री इतने नाराज हुए, शराबगी को जमानत मिल गई कि किशोर कुणाल छठ की छुट्टी में घर गए हुए थे। वापस लौट रहे थे छुट्टी के बाद, रास्ते में खबर मिली कि उनका तबादला कर दिया गया है। जो आप आगे पलामू की बात कर रहे थे, जगन्नाथ मिश्रा थे क्या सीएम? ठीक है, चलिए नाम भी खोल देंगे, नाम भी खोल देंगे। तबादला कर दिया गया है और वही सीएम फिर पटना के सीनियर एसपी के रूप में उन्हें लाए, क्योंकि पटना को जरूरत थी। तो जब तबादले की सूचना मिली रोहतास को कि किशोर कुणाल का तबादला हो गया, जो गिरोह बिल्कुल
दब गए थे, भागे चल रहे थे, उन्होंने तुरंत 15 ठाकुरों का नरसंहार कर दिया था। 15 ठाकुरों का नरसंहार कर दिया था। चलिए रोहतास के बाद पलामू की बात करते हैं। एक और बात जान लीजिए कि देखिए, किशोर कुणाल साहब जब बचपन में थे तो उनके गांव में एक साधु आया था। तो साधु ने कहा था कि इन्हें देखकर कि बच्चा पढ़ने में तेज होगा लेकिन बाहर की रोटी खाएगा, फौज या पुलिस की नौकरी करेगा, जल में डूबेगा भगवान ही बचाएगा। और जल में ये सचमुच डूबे थे और भगवान ही बचाए थे। तो जब ये रोहतास पहुंचे, देखिए किशोर कुणाल साहब की पुलिसिंग को आप देखते हैं तो जहां ये गए हैं इन्होंने टॉप से शुरू किया है कि पहले उसका ही नाम। तो रोहतास में इन्होंने वह शुरू किया कि भाई कौन कौन लोग हैं, क्या लोग हैं जिनके नाम से लोग कांपते हैं। तो मालूम हुआ कि सबसे पहले इन्होंने थानों की समीक्षा बैठक शुरू की। तो थानों की समीक्षा बैठक में थानों का निरीक्षण होता है। उस जमाने में बिजली कम होती थी, संसाधन कम होते थे, तो एक थाने का रात को निरीक्षण कर रहे थे। थानेदार के कक्ष में अकेले ही बैठे हुए थे, रात का 8-9 बजा होगा। तो कोई आदमी चिल्लाता हुआ, अरे दरोगा कहां गया रे, दरोगा कहां गया रे, दरोगा कहां बरे, दरोगा कहां बरे। इन्हें लगा कि इस तरीके से कौन आदमी आ रहा है भाई। तो वो आदमी आया विनोद सिंह, अच्छा, विधायक विनोद सिंह, जो अपने बारे में कहता था कि यहां पत्ता भी विनोद सिंह से पूछकर हिलता है। हाँ। यहां नेता चाहे जो हो वह मेरे पैसे से जीता है। हाँ। तो उसने अपना परिचय दिया। तो हाँ, पहले इन्होंने पूछा आप कौन है, तो उसने कहा आप मुझको नहीं जानते हैं, नए नए हैं क्या? हाँ, मेरे बिना पलामू में कोई। तो इनको मालूम हो गया था। हाँ। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, अब तक आपकी मर्जी चलती रही है, हाँ। लेकिन अब कानून की मर्जी चलेगी। हाँ। और तो क्यों आए थे? क्योंकि इनकी गाड़ी जाम में फंस गई थी। हाँ। इसीलिए चिल्लाते हुए आए थे। तो किशोर कुणाल ने कहा कि आपकी गाड़ी तो जाम से छूट जाएगी, लेकिन आप जेल चले जाइएगा, आप पर बहुत सारे मुकदमे हैं। तो यह और ताव में चढ़ गया। तो रात को चलते चलते किशोर कुणाल साहब ने कहा थानेदार को कि ऐसा है, इस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर कर मुझे खबर करो। और वे चल दिए। लेकिन विनोद सिंह का खौफ इतना था, विधायक था, कि उसे थानेदार क्या जेल भेजता, समझे? तो थानेदार ने जेल नहीं भेजा और कोई खबर भी नहीं दी। क्यों छोड़ दिया भाई? तो अगले दिन 20 सूत्री कमेटी की बैठक थी और रमेश झा, तब देखिए बिहार झारखंड एक था। हाँ। रमेश झा प्रभारी मंत्री थे। सर्किट हाउस में बैठक, तो उसमें डीएम और एसपी को भी जाना होता है। हाँ। तो किशोर कुणाल पहुंचे वहां, तो उन्होंने देखा, अरे तो विनोद सिंह फिर बैठा हुआ है यहां। हाँ, विनोद सिंह फिर बैठा हुआ है, इसको तो हमने रात में कहा था जेल भेजना है। लेकिन अब सर्किट हाउस में जब तमाम बैठकें चल रही, सरकारी बैठक, वहां आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो किशोर कुणाल को लगा तो ये तो मेरी तौहीन हो गई, और जब थानेदार मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा। विनोद सिंह को वहीं गिरफ्तार करने का उन्होंने प्लान कर दिया। लेकिन विनोद सिंह को भी यह बात समझ में आ गई कि मुझे किशोर कुणाल यहां से गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसलिए मीटिंग जैसे ही खत्म हुई, वह विनोद सिंह मंत्री रमेश झा की गाड़ी में कूद कर बैठ गया, और रमेश झा को प्लेन पकड़ना था। हाँ। किशोर कुणाल भी पीछे। तो वहां जहां से प्लेन टेक ऑफ करना था, मंत्री रमेश झा को लोग विदा कर रहे थे, इसके पहले ही प्लेन के भीतर विनोद सिंह घुस गए। अब देखिए, अब कहते हैं किशोर कुणाल, देखिए क्या होती है एसपी की ताकत और क्या किशोर कुणाल की ताकत थी। हाँ। कि मंत्री जी, अभी आप विमान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपके विमान में एक अपराधी प्रवेश कर चुका है, जब तक उसे गिरफ्तार न कर ले तब तक आपको भीतर जाना। अब मंत्री रमेश झा भी नहीं समझ पाए कि क्या बात है, हाँ कौन अपराधी है। अब ये नीचे खड़े हो गए हाँ। और इंस्पेक्टर को भेजा।
इंस्पेक्टर भीतर गया, प्लेन के भीतर विनोद सिंह को कॉलर पकड़ के खींचते हुए बाहर। ये वह विनोद सिंह अब कॉलर पकड़ के बाहर निकाला जा रहा था जो कहता था कि पलामू में पत्ता भी बिना पूछे बिना नहीं हिलता है और नेता चाहे जो हो। उसी तरीके से जानिए कि वहां एक और व्यक्ति थे जिन्हें कहा जाता है मैन ऑफ, उन्हें कहा जाता था मैन ईटर ऑफ मन्नातू। समझे, मन्नातू महुआर जुल्मी जमींदार, यह कहानी भी उन्होंने बताई है। और क्यों यह जुल्मी जमींदार था? इसने एक बड़ा पिंजरा रखा था जिसके भीतर सचमुच जिंदा शेर था, और जिससे यह नाराज होता, कहानी यह थी कि वह जिंदा व्यक्ति को उस पिंजरे के भीतर डाल देता था। तो इसका खौफ इतना था और इसकी मिल्कियत इतनी थी कि इसे छूने की कोई ताकत, और इसको राजनीतिक संरक्षण भी इतना प्राप्त था। तो किशोर कुणाल ने कहा इससे भी टकराएंगे, और टकरा गए। रामाश्रय प्रसाद सिंह बहुत प्रभावशाली मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने बचाने के लिए तमाम कोशिशें की कि भाई महिलाओं की गिरफ्तारी हो रही है, कुर्की जब्ती हो रही है, उस किले में ये कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा कानून का भगोड़ा है, सब कुछ होगा। और आखिर में यह जो मैन ईटर ऑफ मन्नातू था उसे अदालत में सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि यदि सरेंडर नहीं करता तो कहीं किशोर कुणाल की गोलियां उनके सीने को नहीं भेज देती। तो ऐसी कहानियां, अनंत कहानियां हैं। हमने खबरों के पीछे में तो सीरीज ही चलाई है किशोर कुणाल की कहानियों की। तो आज फिर से हमारी सच्ची श्रद्धांजलि किशोर कुणाल साहब को अक्षय। इन कहानियों का विस्तृत रूप आप सर के चैनल खबरों के पीछे में देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानियां बेहद रोमांचक लगी। ऐसे पुलिसिंग से सीखना चाहिए आज जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्हें, ताकि हालात बेहतर हों, कानून और जो कानून व्यवस्था लोगों के सेवा के लिए है वो सेवा के लिए बनी रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल मुझे यानी कि अक्षय आनंद को दीजिए इजाजत। आगे लाइव सिटीज के इस पॉडकास्ट में और भी बेहतरीन लोगों को लाते रहेंगे, उनकी कहानियां सुनाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।